नमस्ते दोस्तों। आज हम जीव विज्ञान का कोई बोरिंग लेक्चर अटेंड नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम अपने ही शरीर के अंदर एक अद्भुत माइक्रो जर्नी पर निकलने वाले हैं। हमारे शरीर के अल्टीमेट बायोलॉजिकल सुपर कंप्यूटर यानी हमारी किडनियों के अंदर। जरा सोच कर देखिए, आपका शरीर हर रोज 1700 लीटर खून कैसे साफ कर लेता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 1700 लीटर। हमारे शरीर का पूरा खून इन छोटे से अंगों से दिन भर में सैकड़ों बार होकर गुजरता है ना कमाल की बात? और सबसे बड़ा रहस्य तो इस आंकड़े में छिपा है। हमारी किडनियां हर दिन लगभग 180 लीटर कच्चा फिल्ट्रेट या द्रव तैयार करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, हम पूरे दिन में केवल 1 से 2 लीटर ही यूरिन या मूत्र शरीर से बाहर निकालते हैं, तो बाकी का इतना सारा लिक्विड गया कहाँ? हमारा शरीर इतना सारा जरूरी फ्लूइड आखिर कैसे बचा लेता है? यही तो आज का सबसे बड़ा सस्पेंस है। तो आज की हमारी इस जर्नी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले हम किडनी के हार्डवेयर को समझेंगे, फिर उसके अंदर मौजूद माइक्रोस्कोपिक छन्नी यानी नेफ्रॉन को देखेंगे, और उसके बाद यूरिन बनने के 3 एकदम सटीक स्टेप्स को डिकोड करेंगे: फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। चलिए सबसे पहले किडनी को एक सुपर कंप्यूटर की तरह समझते हैं। इसका हार्डवेयर सेटअप सच में बहुत ही शानदार है। हमारी किडनियां पेट की पिछली दीवार में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ बिल्कुल सुरक्षित रखी होती हैं। इनके ठीक ऊपर एड्रीनल ग्लैंड्स या अधिवृक्क ग्रंथियां बैठी होती हैं। अगर हम इसके अंदर झांक कर देखें तो मेडुलरी पिरामिड और बाहरी कॉर्टेक्स मिलकर एक रीनल लोब या वृक्क लोब बनाते हैं। और इस पूरे सिस्टम को पावर कहाँ से मिलती है? रीनल आर्टरी या वृक्क धमनी से। ये आर्टरी की शाखाएं सीधे हमारे मेन ब्लड फ्लो से हर एक लोब तक खून लेकर आती हैं। अब हम किडनी के अंदर थोड़ा और जूम इन करते हैं और बात करते हैं इसकी सबसे छोटी लेकिन सबसे अहम यूनिट नेफ्रॉन के बारे में। ये एक तरह की माइक्रोस्कोपिक छन्नी है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि हमारी हर एक किडनी में 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन्स होते हैं। रीनल आर्टरी की जो सबसे छोटी शाखाएं होती है ना, जिन्हें हम अभिवाही धमनिकाएं कहते हैं, वो सीधे गुर्दे के इन लाखों छोटे छोटे फिल्टर्स तक खून पहुंचाती हैं। हर एक नेफ्रॉन के 2 मेन पार्ट होते हैं, एक वृक्क कणिका जिसे रीनल कॉर्पसल कहते हैं, और एक वृक्क नलिका यानी रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ शरीर की इंजीनियरिंग देखिए। जो अभिवाही धमनिका खून को अंदर लाती है वो थोड़ी चौड़ी होती है, लेकिन जो अपवाही धमनिका खून को बाहर ले जाती है वो काफी संकरी होती है। मतलब अंदर आने का रास्ता चौड़ा और बाहर जाने का रास्ता पतला। इससे होता क्या है? इससे अंदर एक बहुत जबरदस्त प्रेशर क्रिएट होता है, और इसी हाई प्रेशर की वजह से खून में मौजूद लिक्विड छनकर बाहर निकल पाता है। तो प्रेशर तो बन गया। अब यहाँ से शुरू होती है यूरिन फॉर्मेशन यानी मूत्र निर्माण की असली प्रक्रिया, जो 3 स्टेप्स में होती है। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। चलिए इस लिक्विड के साथ साथ इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्टेप से, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। मूत्र निर्माण का ये पहला स्टेप वृक्क कणिका में होता है। यहाँ केशिकाओं या कैपिलरीज का एक गुच्छा होता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये गुच्छा बोमन कैप्सूल नाम की एक कप जैसी थैली के अंदर रखा होता है। जैसा कि हमने अभी बात की, हाई प्रेशर की वजह से खून में मौजूद छोटे छोटे पदार्थ बाहर निकलते हैं और बोमन कैप्सूल की झिल्ली के बहुत ही बारीक छेदों से छनकर आगे बढ़ जाते हैं। तो इस पहली छन्नी को कौन सी चीजें पार कर पाती हैं? पानी, नाइट्रोजन वाला वेस्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम व कैल्शियम जैसे आयन बड़ी आसानी से छनकर निकल जाते हैं। लेकिन जो चीजें साइज में बड़ी होती हैं, जैसे हमारी लाल रक्त कोशिकाएं और बड़े प्लाज्मा प्रोटीन, वो इस झिल्ली को पार नहीं कर पाते। इसलिए वो आराम से हमारे खून में ही सेफ रहते हैं। अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जादुई स्टेप पर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण। इस डेटा पे जरा गौर कीजिए, ये दिमाग हिला देने वाला है। नलिका में कुल 180 लीटर लिक्विड जाता है, लेकिन उसमें से 178 से 179 लीटर हमारी पेरीट्यूबुलर केशिकाओं द्वारा वापस सोख लिया जाता है। जी हाँ, हमारा शरीर 99% छाना हुआ पानी और 100% ग्लूकोज वापस अपने पास रख लेता है। मतलब शरीर कोई भी काम की चीज वेस्ट नहीं जाने देता। पर यह मैजिक होता कैसे है? जब ये लिक्विड वृक्क नलिका से गुजरता है, जिसके रास्ते में निकटवर्ती कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्रह वाहिनी आती हैं, तो शरीर एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम का इस्तेमाल करता है। काम की चीजों जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड और आयनों को वापस खींचने के लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी सक्रिय परिवहन का यूज करता है।
और पानी को वापस ब्लड में खींचने के लिए ऑस्मोसिस या परासरण का इस्तेमाल करता है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी स्टेप पर, ट्यूब्युलर सिक्रीशन या स्राव। ये एक तरह का फाइनल क्लीनअप है जो ज्यादातर दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं में होता है। यहाँ प्रोसेस की दिशा उल्टी हो जाती है। पेरीट्यूब्युलर केशिकाएं खून में बचे हुए बड़े नाइट्रोजन वाले कचरे, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन और एक्स्ट्रा पोटेशियम को सीधा वापस इसी ट्यूब वाले लिक्विड में डाल देती हैं। और पता है, ये जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन निकाला जाता है ना, ये हमारे खून के पीएच लेवल को एकदम परफेक्ट बैलेंस रखने के लिए बहुत जरूरी है। इस तीसरे और आखिरी स्टेप के बाद वो लिक्विड अब ऑफिशियली यूरिन या मूत्र बन चुका है। अब ये संग्रह वाहिनी से आगे बढ़ता है, मूत्र प्रणाली से होता हुआ सारे जहरीले कचरे को शरीर से बाहर निकाल देता है और पीछे छोड़ जाता है एक एकदम साफ और बैलेंस्ड खून। तो इस पूरी चर्चा के बाद हम किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? एक अद्भुत संतुलन पर। सच कहूं तो किडनी कोई साधारण छलनी नहीं है, ये एक मास्टर केमिस्ट है। ये हमें जिंदा और सेहतमंद रखने के लिए हमारे शरीर के अंदरूनी रसायनों को लगातार एडजस्ट करती रहती है। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये सब सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक साइलेंट, बिना रुके चलने वाला बहुत ही खूबसूरत सा लूप है। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। आपकी किडनियां हर मिनट, हर सेकंड जो इतना मुश्किल और नाजुक काम करती हैं, उसे देखते हुए क्या आप आज अपनी लाइफस्टाइल में कोई एक ऐसा छोटा सा बदलाव कर सकते हैं जिससे उनका काम थोड़ा आसान हो जाए? शायद थोड़ा ज्यादा पानी पीना या फिर अपने खानपान में सुधार करना। सोचेगा जरूर। अपने शरीर के इस अद्भुत सुपर कंप्यूटर का ख्याल रखिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए।